बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे परवरदिगार आलम के बाबरकत नाम से और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। नाज़रीन, आज के मेरे व्लॉग के सिर्फ दो टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद करने MQM लाहौर पहुंच गई। दूसरा टॉपिक है महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद से मुलाकात का अहवाल। नाज़रीन, बात करेंगे MQM पाकिस्तान के इत्तेहाद के हवाले से। पाकिस्तान का दिल कराची है और कराची में एक ऐसा मुकाम है जिसे हुर्फ़े आम में पूरी दुनिया में 90 के नाम से जाना जाता है। पूरे पाकिस्तान के चोटी के सियासतदान नवाज शरीफ, जरदारी, बेनज़ीर भुट्टो, तकरीबन हर सियासतदान 90 आते और हुकूमत बनाने के लिए MQM से इत्तेहाद की दरख्वास्त करते। अब नाज़रीन, दिखाता है रंग आसमां कैसे कैसे। अब MQM पाकिस्तान खुद चलकर तख्ते लाहौर पहुंची है और मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन में इत्तेहाद करने की दरख्वास्त की है। तो MQM पाकिस्तान के कारकुनान समेत आम आवाम में ये सवाल उठ रहा है, क्या MQM कमज़ोर हो गई है जो इसे किसी के इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ गई। MQM की तारीख़ रही है कि इसने हमेशा अपने बलबूते इलेक्शन लड़ा और भारी अक्सरियत से जीती। फिर क्या वजह है कि वो नून लीग से इत्तेहाद की ख्वाह है, वो भी इलेक्शन से पहले, जबकि ख़ुद MQM पाकिस्तान के कारकुनान ये सवाल उठा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ का माजी ये रहा है कि जब नवाज़ शरीफ हुकूमत में आए उन्होंने हमेशा MQM पर शब खून मारा और MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके 15,000 से ज़्यादा बेकसूर महाजिर जवानों को मावराए अदालत कत्ल कराया। आज भी 25,000 से ज़्यादा बेगुनाह महाजिर नौजवान लापता हैं, जिनकी गुमशुदगी के केसेस अब बाकायदा अदालतों में समाअत हो रही है। हमने अक्सर अपने व्लॉग में तस्करा किया कि सोशल मीडिया पे ये बयान आज भी चौधरी निसार का मौजूद है कि जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ दौर में हमने 15,000 MQM के कारकुनान को मावराए अदालत कत्ल करके मरगला की पहाड़ियों से फेंक दिया। नाज़रीन, मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का कौल है कि आज़माए हुए को ना आज़माओ। फिर क्या वजह है कि MQM पाकिस्तान वाले ख़ुद चलकर लाहौर गए इत्तेहाद के लिए, जबकि तारीख़ गवाह है कि लाहौर से नवाज़ शरीफ, लाड़काना से शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो, नवाब शाह या कराची बिलावल हाउस से जरदारी ख़ुद चलकर हमेशा 90 आते रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सहाफ़ी को जवाब दिया कि हालात बदल गए, वक्त बदल गया। चले हम मान लेते हैं कि शहदा का खून, असीरों की कैदो बंद की सऊबतें आप किसी फ़ायदे के लिए नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आप MQM के लीडरान दाना हैं, समझदार हैं। मैं तो एक मामूली सी छोटी सी कलमकार हूँ। आपको शायद मफाद नज़र आ रहा होगा, मगर मसला ये है कि अभी कुछ अरसे कबल भी आप नून लीग के साथ थे, तो कौन सा मसला हल किया उन्होंने। आपने यकीनन शहबाज शरीफ साहब से कहा तो होगा ना कि वज़ीर आज़म साहब 2009 से कराची का सबसे बड़ा मसला पानी का है। PP को तो कराची से अल्लाह वास्ते का बैर है, उन्होंने एक बूंद पानी का इजाफा नहीं किया। मगर आप तो शहबाज शरीफ के इत्तेहादी थे, तो क्यों K4 के मंसूबे को तकमील तक नहीं पहुंचाया। आपने कहा तो होगा और ज़ोर भी दिया होगा कि K4 के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए 125 अरब रुपए मंजूर करें, मगर उन्होंने 125 अरब रुपए मंजूर नहीं किए और आप उनके इत्तेहादी बने रहे। हालांकि अगर आप बाहर आ जाते तो उनकी हुकूमत गिर सकती थी, मगर आप शहबाज शरीफ के साथ उनके इत्तेहादी बन के रहे और उनको वज़ीर आज़म बनाए रखा। इसी तरह उन्होंने KCR ग्रीन लाइन मुकम्मल नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के आप इत्तेहादी थे, वज़ीर आज़म के इख्तियार में था। अगर वो दुरुस्त मरदमशुमारी करा देते तो आपका सर फ़ख्र से बुलंद होता और कौम आपकी ताहयात ममनून व मशकूर रहती। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं के लिए हक बात कहूँगी कि पानी का मुतालबा, दुरुस्त मरदमशुमारी, ग्रीन लाइन और K4 सब काम आवाम के लिए थे। ये आप अपनी ज़ात के लिए तो नहीं मांग रहे थे, मगर इख्तियार ताकत होते हुए भी मुस्लिम लीग नून ने
آپ کی ایک نہ سنی تو آپ ان فیوچر ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ ایک بات فرض کریں کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت بن گئی، میرے محترم کراچی حیدرآباد کا میئر تو پی پی کا ہے، سندھ میں حکومت تو پی پی کی ہی بنے گی، تو یہ بتائیں کہ وفاق کیا کر لے گا؟ انفراسٹرکچر، صحت کے مسائل، تعلیم کے مسائل، روزگار کے مسائل، دیگر مسائل کا حل تو سب صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ وفاق کا کیا کردار ہے؟ بہت زیادہ ہوگا آپ کو وفاق میں ایک یا دو کوئی منسٹری مل جائے گی، اور وہ بھی کوئی اتنی کارگر منسٹری نہیں ہوگی، میرے خیال سے یا تو چھوٹی موٹی منسٹری کریٹ کی جائے گی آپ کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر ایسی منسٹری دے دیں گے جو وہ کٹ پتلی ہوگی کہ بظاہر آپ جو ہے بڑے بڑے گاڑیوں میں گھومیں گے، آپ کے پیچھے پولیس موبائل چل رہی ہوگی، آپ کو وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہوگا، لیکن آپ عوام کو کچھ دینے سے قاصر ہوں گے، جس طرح سے پچھلی حکومت میں تھے فیصل سبزواری صاحب اور امین الحق، دونوں وفاقی منسٹر تھے، ان کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے۔ ان دونوں وزراء نے آپ کے عوام کو کیا دیا یہ تو آپ ہی عوام کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ بظاہر نظر کچھ بھی نہیں آ رہا کہ ان دونوں منسٹروں کے ہونے سے عوام کو کچھ ملا ہو۔ ملیر کے جلسے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے بڑے شوق انداز میں فاروق ستار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 22 نہیں 23 نشستیں جیتیں گے۔ ایک جگہ کہا کہ ہم 2013 کی پوزیشن میں واپس آ جائیں گے۔ تو ناظرین 2013 میں تو ایم کیو ایم کے ساتھ الطاف حسین کا نام جڑا تھا، مگر اب چونکہ ان پر پابندی ہے، اور جب پابندی ہے تو ہم نے 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھے کہ 18 نشستوں میں سے صرف 7 نشستیں ایم کیو ایم پاکستان نے جیتی، اور اس قدر مطلب گراف گرا کہ کہاں 18 اور کہاں 7 نشستیں، آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر ضمنی الیکشن ہوئے بلدیہ کی سیٹ پر، تو ایم کیو ایم کا جیتنا تو بہت دور کی بات، ایم کیو ایم تیسرے نمبر تک پہ نہ آ سکی، اور اس کے بعد شاہ فیصل ٹاؤن میں نیّر رضا اتنی بری طرح ہارے کہ بیچاروں کو جو ہے وہ منہ دکھانا لوگوں کو بڑا مشکل پڑ گیا۔ صرف لانڈی سے ایم کیو ایم پاکستان جیتی، لیکن وہ بھی کس طرح سے جیتی؟ انتہائی قلیل ووٹوں سے، جو کہ ایم کیو ایم کا خاصا ہی نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، مستقبل میں جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح دوپہر کے کھانے میں دال چاول کے ساتھ کچومر، جسے آپ لوگ سلاد کہتے ہیں، وہ بنایا جاتا ہے، یعنی کہ پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ باریک کاٹ کر مکس کر دیتے ہیں اور پھر اوپر سے نمک اور لیموں نچوڑ دیتے ہیں تو وہ کچومر بن جاتا ہے، بہت لذیذ سا۔ اسی طرح آنے والے 2024 کے انتخابات میں ہماری حکومت بننے جا رہی ہے، یعنی سننے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے حکومت بنائے گی، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، استحکام پاکستان پارٹی ان کی مدد کرے گی، ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہوگی، اور جو کچھ کمی رہ جائے گی وہ آزاد امیدوار پوری کریں گے، یعنی نمک اور لیموں کا کردار جو ہے وہ آزاد امیدوار پورا کریں گے۔ افواہیں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ مائنس مائنس کا کھیل کا دائرہ جو ہے وہ وسیع ہو سکتا ہے، نواز شریف کو مائنس کر کے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، زرداری صاحب بھی مائنس ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الطاف حسین بائیکاٹ پہ نہیں جائیں گے، وہ آفاق احمد کی حمایت بھی کر سکتے ہیں۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ نظر جو آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے لیے 2024 کے الیکشن میں بہت سختی ہے۔ ایک طرف الطاف حسین کا کارآمد ہتھیار بائیکاٹ، تو دوسری طرف جماعت اسلامی پی ٹی آئی بھی ان کے ووٹ کاٹے گی اور کاٹے کا مقابلہ ہوگا۔ جیتنے کے دعوے تو ہر جماعت کرتی ہے، یہ تو الیکشن ہونے پہ پتہ چلے گا کون جیتا اور کون ہارا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گہما گہمی اس طرح ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن بہرحال ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاسی اکھاڑے میں اپنے داؤ پیچ استعمال کرنے کے لیے زور لگا رہی ہے، روٹھے ہوئے لوگوں کو منایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے آپ ہمیں لاڈلا بنا لیں، آپ ہمیں لاڈلا بنا لیں، بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہیں سب اپنی تیاریوں میں لگے ہیں۔ اسی حوالے سے کل ہماری ایک اہم ملاقات ہوئی مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب سے۔ آفاق احمد صاحب سے بہت اچھی ملاقات رہی، تقریباً 4 گھنٹے یہ ملاقات جاری رہی، اور آفاق احمد صاحب سے سب صحافیوں نے کھل کے بالکل ہر ٹاپک پہ بات کی، اور آفاق احمد صاحب ہر سوال کا خندہ پیشانی سے جواب دیتے رہے، کہیں بھی ہم نے ان کے ماتھے پہ شکن نہیں دیکھی، بلکہ بڑے دوستانہ ماحول میں بڑی زبردست قسم کی باتیں ہوئی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم کیمرے پہ بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن پہ
थोड़ा सा पर्दा रहे तो बेहतर होता है। बड़े तल्ख सवालात भी उनसे पूछे गए, लेकिन उन्होंने पूरे जो हक़ाइक़, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उस लिहाज से उन्होंने एक एक चीज़ वाज़े करके बताई, और किसी सवाल पे उन्होंने ऐसा नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की और ना ये कहा कि आप हमसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। माजी के 19 जून 92 के ऑपरेशन के हवाले से हर तरह से जो है उनसे बहुत सारी बात की। मज़ीद ये कि आफ़ाक़ अहमद साहब ने बताया कि अब वो भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। उन्होंने अपने इस कमी का भी इजहार किया कि मैंने सोशल मीडिया को यूज़ नहीं किया, मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, और जो कारकुनान मेरे जो कुछ ख़बरें वगैरह शेयर कर देते हैं वो कर देते हैं, मैं अपने तौर पे मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये कि सोशल मीडिया जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसकी अफादियत, इसकी ताकत का अंदाज़ा अब सबको बखूबी है, और अब मैं और मेरी टीम जो है वो मुकम्मल सोशल मीडिया पे अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपकी जो जलसे होते हैं या आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी हमें अहवाल बहुत देर से मिलता है और अक्सर हम मिस कर देते हैं। तो उस पर आफ़ाक़ अहमद साहब ने कहा कि हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बना रहे हैं और हम बिल्कुल फ़ाल हो जाएंगे, और जब भी हमारी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या हमारी कोई भी एक्टिविटी होगी वो आपको क़ब्ल अज़ वक्त पता हो जाया करेगी, आपको क़ब्ल अज़ वक्त उसका पता चल जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मैंने कभी ज़िंदगी में जो है ना टिकटॉक बनाया, ना मैंने ट्विटर अकाउंट बनाया, ना मैंने फेसबुक बनाया, लेकिन अब ये कि इसकी अफादियत का मुझे अंदाज़ा हो रहा है और अब हम एक्टिव होंगे। और बिलखुसूस इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि मैं ना सिर्फ पूरे कराची बल्कि हैदराबाद और पूरे सिंध, मीरपुर ख़ास वग़ैरह में अपने नुमाइंदों को इलेक्शन में खड़ा करूँगा। अब ये आवाम जाने कि वो कौम परस्त होके मेरे नज़रियात को फॉलो करती है या नहीं करती, मैं आवाम पे छोड़ता हूँ, जो फ़ैसला आवाम का होगा। लेकिन मैं इलेक्शन में भरपूर जो है हिस्सा लूँगा और इलेक्शन में भरपूर अपनी पार्टी की तरफ से जो है मुहिम भी चलाऊँगा। एक और उन्होंने हैरत अंगेज़ बात की कि जिसको सुन के हम सब सहाफ़ी जो हैं वो दंग रह गए। आप सब ने सुना होगा कि आफ़ाक़ अहमद साहब जो हैं ये भी हमारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं और उनके ऊपर भी उनकी नज़र करम रहती है। लेकिन कल हम उस वक्त हैरान हुए जब आफ़ाक़ अहमद साहब ने बताया कि जब इलेक्शन के हवाले से PIB में जलसा करने जा रहा था तो एंड टाइम पे मुझसे NOC का कह दिया गया कि आपको NOC नहीं दी जा रही, और फिर जब मैंने नश्तर पार्क के जलसे की इजाज़त मांगी तो मुझे जो है वो मना कर दिया गया। महकमा पुलिस की जानिब से ये उज़्र पेश किया गया कि नश्तर पार्क में 10 रोज़ा कोई मजहबी प्रोग्राम जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से हम आपको जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जिस पर हम सहाफ़ी बड़े हैरान हुए कि मजहबी प्रोग्राम तो नश्तर पार्क में या माह रमज़ान में होते हैं या माह मुहर्रमुल हराम में, और उसके अलावा तो कोई ऐसा इवेंट 10 रोज़ा नश्तर पार्क में हमारी नज़र से आज तक नहीं गुज़रा कि 10 रोज़ा मजहबी प्रोग्राम हो रहा हो। बहरहाल हम सब सहाफ़ी बड़े हैरान हुए कि एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी है और एक तरफ इमरान खान साहब पे पाबंदी है, तो उसका उज़्र जो दिया गया कि वो उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए, या इमरान खान साहब के जो कारकुनान थे उन्होंने रियासत से टक्कर ली, उन्होंने रियासती इदारों पे हमला किया। ये तो समझ में आता है कि चले उनसे ये चीज़ सरजद हुई तो उसकी सज़ा मिल रही है, लेकिन आफ़ाक़ अहमद साहब का तो हमेशा यही सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या वजह है कि आफ़ाक़ अहमद साहब बज़ाहिर आज़ाद हैं, बज़ाहिर वो नक़्लो हरकत कर सकते हैं, लेकिन पसे पर्दा उनके ऊपर भी एक तरह से पाबंदी है, उनको भी बांधा जा रहा है। जिस तरह से आफ़ाक़ अहमद साहब ने हम लोगों को बताया कि नश्तर पार्क का जलसा करने की उनको इजाज़त नहीं मिली, तो ये एक हैरत अंगेज़ बात थी हम सब तमाम सहाफ़ियों के लिए। बहरहाल नाज़रीन, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और वो क्यों आफ़ाक़ अहमद साहब को रोक रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वही जाने। लेकिन आवाम के ज़हनों में तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या कि कुछ लोगों को तो आपने मुकम्मल आज़ादी दी हुई है कि वो जलसे करें, रैलियाँ निकालें, बैंक्वेट में जलसे करें, जो दिल चाहे करें, लेकिन आफ़ाक़ अहमद साहब जो बरबला हमेशा पाकिस्तान की बका और सलामती की बात करते हैं, कभी उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, और सबकी नज़रों में यही बात है कि आफ़ाक़ साहब उनकी गुड बुक में है, लेकिन आफ़ाक़ साहब को भी इजाज़त ना मिलना ये एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इतना ही। जो भी सूरत हाल थी MQM पाकिस्तान के हवाले से कि वो ख़ुद चल के लाहौर गई, जो कि उन्होंने अपनी ख़ुद नफ़ी की है, अपनी तारीख़ को ख़ुद नफ़ी की है, और आफ़ाक़ साहब से जो मुलाकात हुई उसमें जो पॉजिटिव बातें हुई, जो कुछ भी हुआ वो हाल अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। आज के लिए इतना ही। आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफ़रत कीजिए, मज़लूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।